माइक ये लोग मुझसे मिले थे तो मैंने बड़े सहज से स्वीकृति दी कि कोई बात नहीं, आप इस तरह का कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए आयोजित करें। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस भरी गर्मी में, भरी दोपहरी के अंदर आप सब लोग दूर दराज के इलाकों से आए, समस्या हमारे साथ में रही। बात करूँ हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र की, जिसका कि मैं यहाँ पे मुखिया हूँ, रिसर्च पार्ट में संभालता हूँ, उसके साथ साथ हमारा कॉलेज चल रहा है वहाँ में टीचिंग करता हूँ, टीम के रूप में मैं यहाँ पे करता हूँ। हमारे इस केंद्र पे विभिन्न जो राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं यहाँ पे संचालित है। खरीफ ऋतु की बात करें तो कपास के अंदर हम यहाँ पे नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। कपास में भी आप जैसे कि जानते हैं कि बीटी कॉटन पे ही हमारा किसान पूरा बीज जो बीटी कॉटन का ही हो गया है। पहले तो नॉन बीटी चला करता था, देसी पे भी कुछ बीज हमारे चला करते थे, लेकिन अब लगभग 99% एरिया जो भी है वो बीटी कॉटन, जो कि प्राइवेट कंपनीज इसका बीज उत्पादन करती है, तो आपको देती है। लेकिन 2 सालों से देखें तो बीटी कॉटन को लेके कुछ दुविधा में है। इस बार भी काफी बड़ी दुविधा किसानों में रही, क्योंकि पीपीडब्ल्यू जो कि मध्य भारत का या जो साउथर्न इंडिया है उसका एक जो समस्या थी वो धीरे धीरे करते करते हमारे उत्तरी भारत में भी आ गई। हम सचेत थे, कुछ जगह खराबा 2-3 साल पहले ही शुरू हो गया था, पिछली बार उसने एक बड़ा रूप ले लिया और हमने समय समय पर गाइडलाइंस भी जारी की, लेकिन कुछ अज्ञानतावश हम उसको अच्छे से मैनेज शायद हमारे किसान भाई नहीं कर पाए और उसको काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। और यही कारण है कि इस बार बीटी कॉटन का एरिया भी काफी कम हो गया, लगभग 55% या 50% अपन कह रहे लोगों ने अन्य फसलों को अपनाया है, कॉटन को छोड़ के, क्योंकि काफी सारी समस्याएं थी। मिलकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि किस तरह से वनस्पतियों को आपको मैनेज करना है, 30 दिन के तक आपको क्या करना है, 60 दिन की फसल हो जाए तो क्या करना है, 90 दिन की फसल हो जाए तो क्या करना है, उस तरह एक मास अप्रोच हम सब मिलकर इन चीज़ों को करेंगे तो ही हम पीपीडब्ल्यू या जो गुलाबी सुंडी है उसके हम नियंत्रण कर पाएंगे। ऐसे केमिकल्स हमने बताए हैं और जो लोग इनका उपयोग कर रहे हैं, जो गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं, उनके खेतों में हम समझते हैं कि गुलाबी सुंडी से उसका नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरा हमारा यहाँ इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम पानी का सदुपयोग किस तरह से करें, मोर ड्रॉप पर ड्रॉप, एक बूंद से हम ज़्यादा पैदावार हम कैसे करें। आप जानते हैं कि हमारा जो इलाका है नहरी कहा तो जाता है, लेकिन हमारा खुद का कोई पानी नहीं है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्रों में से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र आता है। जो भी कुछ पानी तो आ रहा है वो हिमालय से, पहाड़ियों से, ब्यास उससे आ रहा है और हमारे पास तो पराया पानी है और हम डिपेंडेंट हैं। हमारे पास तो नहरों का तंत्र तो है, लेकिन पानी अपना नहीं है, पानी पराया है। तो पानी को हमें सदुपयोग करना है। काफ़ी सारी योजनाएं हमारे विभाग द्वारा डिगी के रूप में, प्रेशराइज्ड इरिगेशन के रूप में, या स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, सब सरफेस सिस्टम, काफ़ी सारे टेक्निक्स इसके अंदर आ गई हैं, जिससे कि हम इनको अपना के अपनी बागवानी का काम कर सकते हैं या फसलों के अंदर कम पानी में अधिक फसलें उपजा सकते हैं। आपके पास में एक उर्वरा रकबा है और पानी आपके पास में 10 बीघे में लगाने लायक ही है, तो यदि आप डिगी बनाएंगे तो आप अपना पूरा 25 बीघे के अंदर भी आप पानी के अंदर अपने दूसरी फसलों को भी अच्छे से पका सकेंगे। तो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट पे काफ़ी सारे शोध कार्य यहाँ हुए हैं। उसके अंदर मल्च कैसे यूज किया जाए, लो टनल जिसके अंदर हम उसको ढक के सब्जियों की खेती करते हैं, उसमें न केवल जल की बचत होती है बल्कि उपज में भी वृद्धि होती है और आपकी फसल जल्दी आती है। आप समझते हैं कि बाजार में सब्जी जैसी फसलें यदि 15-20 दिन जल्दी आएंगी तो उनके भाव आपको निश्चित रूप से ज़्यादा मिलते हैं। तो उसमें भी हमने काफ़ी सारे यहाँ पे अनुसंधान कार्य किए हैं, रिकमेंडेशन हमारे प्रैक्टिस में है, जो कि डिपार्टमेंट के माध्यम से आप तक पहुँचते भी हैं। एक और प्रोजेक्ट हमारे पास में है किन्नू का, और किन्नू के अंदर भी हम शोध कार्य कर रहे हैं। उस पर लगने वाले जो रोग हैं, किस तरह से फाइटोप्थोरा का लगता है किस तरह से किया जाए, या बागों के अंदर आपके फूल यदि गिर जाते हैं तो किस तरह का स्प्रे उसमें किया जाए ताकि फूल झड़ना कम हो। किन्नू भी उतार चढ़ाव वाला मसला रहा है अपने यहाँ। 2 साल पहले की बात करें तो किन्नू एकदम पेड़ सूख गए और किन्नू हमें को कुछ भी नहीं मिला, और पिछले साल की बात करें तो किन्नू इतना हो गया कि हमें पशुओं को डालना पड़ा बाहर से, मतलब तो
एक्सपोर्ट होता था वो भी बंद हो गया। तो बड़ा एक उतार चढ़ाव वाला मसला रहता है। दोनों चीज़ हमारे साथ में हुई, कम हुआ तब भी हम परेशान हुए, ज़्यादा भी हो गया तब भी हमें वो भाव नहीं मिले। उस जिले का नाम ही टीमों से पहचान हमारी इसी से है। तो स्थितियाँ फिर सुधरेंगी और हमारा अच्छा उत्पादन होगा। हम शोध कार्य में भी लगे हुए, भले उसके उत्पादन से लगे हो, भले उसकी बीमारियाँ हो, भले उस पर कीट वगैरह जो आए उससे संबंधित बहुत सारे रिकमेंडेशन, इवन प्रेशराइज इरीगेशन ड्रिप पे भी आप अपने बाग लगाना चाहें तो कितना ड्रिप कब लगाएं, कब चलाएं, कितनी दूरी रखें, इन सब का ब्यौरा भी हमने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से डिपार्टमेंट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। रबी फसलों की बात करें तो चना हमारा एक यहाँ एक विशिष्ट पहचान रखता है और मैं आपको बताना चाहूँ कि पूरे भारतवर्ष में इस केंद्र का चने के रूप में एक विशेष स्थान है। रिसर्च को जहाँ तक बात है, लगभग 50 से लेकर 60% तक की वैरायटी और बीज हमारे इस केंद्र से उत्पादित करा हुआ है। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं उसका ब्रीडर हूँ। बहुत सारी किस्में आया, गणगौर, तीज, मीरा, सम्राट, मरुधर, जिसका भी आप नाम लें, GNG सीरीज जो हमारे इस अनुसंधान केंद्र की पहचान है, इसका बीज कोने कोने में, भले वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू, इवन मध्य प्रदेश में हमारे इस इलाके हमारी जोन में नहीं आता, लेकिन वहाँ भी इनका बीज जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जा रहा है। इवन आपका बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, वहाँ तक हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसका बीज वहाँ तक जा रहा है। तो चने के अंदर हमने बहुत काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। और गणगौर के रूप में तो आप लोग किसान भाई सब जानते ही हैं। 2008 में मैंने इसको सबसे पहले इस किस्म को बनाया था और जब हम 2 क्विंटल पर बीघा की बात करा करते थे या 1.5 क्विंटल की बात करते थे, एकदम से 8-8, 9-9, 10-10 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन इस किस्म से हमारे किसान साथियों ने किए थे। हमारे लिए बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था कि यहाँ रिसर्च से भी हम बहुत कुछ अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सरसों में भी हमारा यह एक अनुसंधान प्रयोगता यहाँ पे संचालित है, खासतौर से परानी क्षेत्रों के लिए जहाँ पानी कम है या जहाँ एक पानी हम लगा सकते हैं या 2 पानी हम दे सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास में आर्जेन सीरीज की आर्जेन 48, आर्जेन 228, 236 हमारी काफ़ी किस्में यहाँ से, जिसके अंदर सबसे अच्छी आर्जेन 48 किस्म जो काफ़ी पॉपुलर भी है। तो ये भी किसान भाइयों के लिए हमारे इस केंद्र से विकसित की गई है। उसमें कंटेंट ज़्यादा है या जो ज़्यादा देर तक हरी रहती है या जिसकी लंबाई ज़्यादा है या जिसकी उपज ज़्यादा होती है, तो उन विभिन्न जो गन्ने की जो किस्में हम मंगा के उसको कार्य करते हैं और किसानों को समझाते हैं शुगर मिल के माध्यम से। वो कुछ किस्म अभी उनके डायरेक्टर भी आए थे परसों, तो वो भी कुछ किस्में बता रहे थे किसानों के खेतों से बड़ा अच्छा वो कर दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, 12-13 हज़ार हेक्टेयर एरिया ही है, लेकिन जहाँ पानी काफ़ी सारा उपलब्ध है वहाँ पे गन्ने की खेती के लिए अनुसंधान कार्य संचालित है, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम एक हफ्ते में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करते हैं। उसके अंदर होने वाले दिनों में वर्षा कितनी हो सकती है, टेम्परेचर कितना रह सकता है, इन सब के बारे में एक पूर्वानुमान हम किसानों को SMS के माध्यम से भी और दूसरे आपकी वेबसाइट के माध्यम से भी आप तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और आपको इस दौरान कौन कौन सी कृषि कार्य करने हैं या नहीं करने। जैसे मान लीजिए अपने अभी खरीफ सीजन चल रहा है, मूंग की खेती चल रही है, सितंबर और अक्टूबर में जब कटाई का टाइम आता है तो मूंग एक ऐसी फसल है जो कटी कटाई भी खराब हो जाती है। हम काट के रख देते हैं, बारिश हो गई तो फंगस लग जाएगा, खराब हो जाती है। तो यदि हमें ये पूर्वानुमान पता हो कि बारिश 1-2 दिन में आने वाली है तो हम उस काम को एक बार टाल सकते हैं ताकि हमारी खड़ी पकी पकाई फसल खराब न हो। तो मौसम यंत्र इकाई यदि आपको समय मिले तो आप यहाँ पे भ्रमण कीजिएगा, तो उसमें टेम्परेचर कितना रहने वाला है, आर्द्रता कितनी रहने वाली है, हवा की वेलोसिटी कितनी है, एक दिन में कितना यहाँ पे रेनफॉल होगा, वो सारी ऑब्जर्वेशन हम डेली दिन में 2 बार उसको ऑब्जर्वेशन लेते हैं और किसानों के साथ उसको शेयर करते हैं। करते हैं तो उसकी भी तो कोई वैल्यू है, उसकी भी तो कोई कीमत है। लेकिन हम जो खर्चा है कि डीजल का इतना खर्चा लग गया, दवाइयों का इतना लग गया और ये इतना लगा था 10,000 खेती 12,000 की हो गई, तो हमारे को 2,000 का प्रॉफिट हो गया। 2,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ है। आपने 6 महीने तक उसमें काम किया, आपके काम की कीमत कहाँ है? वो कीमत तो उसमें जोड़ी जाएगी ना। तो उसको यदि आप जोड़ोगे तो फिर आपको लगेगा कि खेती में फायदा नहीं हुआ है। तो खेती को यदि हम लोग को लाभप्रद बनाना है तो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहे कि खेती से जुड़ी हुई तमाम हमारे ग्रामीण परिवेश में जो हमारे बुजुर्ग
उस सिस्टम को वापस अपनाना ही पड़ेगा। हर जुड़ी की चीज़ है, हम खेती तो करते हैं, सील को कह दिया, वो कर दिया, वो चीज़ ठीक है, लेकिन उससे आपको खेती को लाभ नहीं बना सकते। अब तो जिनके पास में बड़ी खेती है वो 80 पे 20 ठेके पे दे देते, उसके बाद उनका पक्के पकाई इनकम आगे, लेकिन जो करता है उसको बचत नहीं हो पाती है। तो उसके साथ साथ ही जो हमारा उत्पाद है उसकी भी ग्रेडिंग करके आपको उसकी वैल्यू एडिशन करके उसके जो काम जो आपके बिचौलिए करते हैं वो काम भी आप अपनी खेती में आप कम करने लगे तो भी आप खेती को आप एक लाभप्रद स्थिति में ला सकते हैं। एक लाभ की स्थिति में आने के लिए दो महत्वपूर्ण चीज वो है हमारे को कॉस्ट कटिंग करनी है। कॉस्ट कटिंग से मेरा मतलब है कि जब हम खेती को करते हैं तो देखा देखी चीजों को करते हैं। फला ने फला चीज का स्प्रे कर दिया, मैं भी करूंगा, आवश्यकता उसकी है न है इसको जाने बगैर हम उन चीजों को करते हैं। खाद है, फला ने छिड़क दी, मैं भी छिड़कूंगा। डीएपी के लिए मैं कई बार किसानों को कहता हूँ कि डीएपी कभी भी छींटा मारने वाली चीज नहीं है, उसको आप कूड़ के नीचे दो जड़ों की साइड में, तब जाके आपको डीए का फायदा मिलेगा। लेकिन हमारे किसान भाई आज भी नरमा कपास के अंदर ऊपर से छींटा मारते हैं डीएपी का, वो वेस्टेज है। तो उस वेस्टेज को हम कम करेंगे, उसको कटिंग को कम करेंगे, तब जाके उसको लाभ में आएंगे। एक ऐसी चीज जो जरूरी नहीं है उसको हम कर रहे हैं, खर्चा तो लग ही रहा है, डीएपी को सस्ती चीज थोड़ी है, उसको क्यों फायदा करें? नहीं साहब वो रेस्पॉन्स तो हमें फसल अधिक तो होती है, मैं भी कहता हूँ रेस्पॉन्स आता है, लेकिन रेस्पॉन्स डीएपी का नहीं आ रहा। डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके अंदर उसका रेस्पॉन्स आ रहा है। यदि आपको उसी का रेस्पॉन्स लेना है तो फिर यूरिया पे चले जाओ, आप डीएपी क्यों डाल रहे हो? डीएपी के अंदर तो फास्फोरस है ज्यादा, तो फास्फोरस तो आपको जड़ों में चाहिए। आजकल तो पॉइंट प्लेसमेंट, मैं आपको समझाना चाहूंगा, पॉइंट प्लेसमेंट का कंसेप्ट आ रहा है। जहां खाद की जरूरत है जड़ों में, जो उसका जड़ का जो एरिया है वहीं डालो ना। अपन दो पंक्तियों के बीच में भी हम खाद डाल रहे हैं तो वो भी आपकी नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में उठ के उड़ जाती है, वो भी आपका नुकसान है। संपर्क है उनसे पूछ के हम चीजें कर लें। इवन पानी तक का मैं कहूंगा कि पानी बारी आ गई, पानी लगाओ, और क्यों लगाओगे? चना जैसी फसल या गुआर जैसी फसल सफिशिएंट बारिश हो गई है, पानी की बारी आ गई, क्या करा जी? अरे तुम्हें आप कुछ भी करो डिग्गे में डाल दो, लेकिन जिस फसल को आवश्यकता नहीं है, चना टोटे की फसल है। मैं आपको बता दूं हमारे हिंदुमन कोट एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी हुआ करती थी। कब? जब हमारे यहाँ नहरी तंत्र विकसित नहीं हुआ था तब हुआ करती थी। तो ये फसल है वो टोटे के अंदर या कम पानी या एडिड जोन के लिए अडेप्टेड है। उसको यदि आप पानी देके उसको यदि ज्यादा लाड प्यार बच्चे का भी करो तो वो भी बिगड़ जाता है, और ज्यादा लाड प्यार यदि आप फसल का करो तो वो भी बिगड़ जाता है। एक्सेस के बाद आपको उसके अंदर सिंचाई नहीं करनी है, या जब एक बार फसल फूल उठा ले उसके बाद में चने में पानी देने की आवश्यकता नहीं। आप करके देखिएगा, आपका जैसे मान लीजिए अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के पहले हफ्ते की बुआई है, जनवरी के पहले पक्ष के अंदर आपके फूल आना शुरू हो जाते हैं, बंद कर दो पानी देना। पानी देते ही क्या होता है कि फूल जो आ रहे होते हैं वो गिर जाएंगे, नए फूल आने से मना कर देंगे और पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी, और ये काम आपका 15 दिन और आगे चला जाएगा। आवश्यकता न हो आप फेरोमोन ट्रैप की बात इन दिनों हम चल रहे हैं पीपीडब्ल्यू को कंट्रोल करने के लिए, आपको थ्रेशोल्ड लेवल जो आपका फेरोमोन लगा हुआ है उसके अंदर लगातार आपके 4-5 दिन तक 4-5 दिन बहुत फंस रहे हैं, वो एक इंडिकेटर है, वो कंट्रोल नियंत्रण नहीं है। तब जाके हमें उसको स्प्रे करना है। वैसे तो आपको एक प्लांट यदि आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉनिटरिंग करके जब आवश्यकता हो उसी वक्त हमें केमिकल्स का स्प्रे करना है। तो इस तरह से हम कॉस्ट कटिंग करके भी अपने जो आपका जो घाटा है उसको कम करके को बढ़ा सकते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे विशेषज्ञ साइंटिस्ट इस बारे में आपको निश्चित रूप से बताएंगे। आप हमारे इस अनुसंधान केंद्र के बता रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत, और इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।